नमस्कार, आज शैडो पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यूपी टेट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हम आपको यूपी टेट में 100% सफलता की गारंटी देते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक इसी तरह से वीडियो पहुंचाते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वाक्य के घटक होते हैं। तो देखिए, आप इसमें ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है उद्देश्य और विधेय, दूसरा है कर्म और क्रिया, तीसरा है कर्ता और क्रिया और चौथा है कर्म और विशेषण। तो देखिए, वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। उद्देश्य का क्या अर्थ होता है? उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता और विधेय का अर्थ होता है क्रिया और उसका विस्तार। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है कि राम पढ़ता है, तो उसमें राम होगा यानी कर्ता उद्देश्य, और पढ़ता है यानी क्रिया का विस्तार जो है वो होगा विधेय। तो इस तरह से इसके वाक्य के दो घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो अर्थ के आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, वाक्य की प्रकृति के आधार पर। तो देखिए, सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं रचना और अर्थ के आधार पर। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। इसी प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो वैसे अगर सामान्यतः देखा जाए तो रचना और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद किए गए हैं। यहां पर उन्होंने यही पूछा है, यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसीलिए मैंने आपको पिछले प्रश्न में समझा दिया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। कौन कौन से? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। तो ये इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो गारसा दत्तासी, सुमित कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो देखिए, व्याख्या विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, वो है व्याख्या विधि। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो व्याख्या विधि है वो उच्च कक्षाओं में उपयोग किए जाने वाली शिक्षण विधि है, जो वाचन शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय देइल, अंचरा मुख असुवन पहुंचत, उघरे गात सही, किसकी पंक्ति हैं? तो देखिए, इसमें आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसमें मैं आपको सही ऑप्शन बताऊंगा। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो दूसरा वाला ऑप्शन होगा, मीराबाई। ये जो पंक्तियां दी गई हैं वो मीराबाई के द्वारा लिखी गई हैं। यह विरह और वियोग के भाव को दर्शाती हैं, जहां कवयित्री अपने भवन में ऊंची जगह पर चढ़कर अपने कृष्ण के वियोग में पुकार रही हैं और अपने चेहरे से आंसुओं को पोंछ रही हैं। तो ये पंक्तियां किसने लिखी हैं? मीराबाई ने लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है बनारस अखबार, इतिहास, तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन या उदंत मार्तंड? तो हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? सलाई, सुचि, सूची या सुज्जा? तो इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। सुई का तत्सम रूप होता है सूची। यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिसीमन का विलोम है। तो परिसीमन का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन हम पहले पढ़ लेते हैं। असीमन, नृसीमन,
ससीमन या ससीम। तो देखिए परिसीमन का अर्थ होता है जिसकी सीमा निर्धारित हो, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होगा वो निर्सीमन होगा। निर्सीमन का अर्थ होता है जिसकी सीमा निर्धारित ना हो। तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूसर शब्द का पर्याय है। पहले हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गर्दभ, मेघ, अजा या अश्व। तो देखिए धूसर का अर्थ होता है गधा। तो यहां पर गधा तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन गर्दभ लिखा हुआ है, उसका अर्थ भी गधा ही होता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप यूपी टेट में जो भी इसमें सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे हमारे चैनल पर 100% उसमें सफल होंगे, ठीक है। हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो इसमें बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है, और आप 100% सफल होंगे यूपी टेट में। जो भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे उनमें आप फेल नहीं होंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख होता है आदि भौतिक। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। तो देखिए इसमें आप चार ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा जो उसका उत्तर है वो वाला ऑप्शन बताऊंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते, ये अर्थ होता है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे, ठीक है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ यही होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। फिलहाल यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छी छी कितनी गंदगी है। वाक्य है संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या संदेहवाचक। तो देखिए ये जो वाक्य होगा वो होगा विस्मयवाचक। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यह वाक्य घृणा के भाव को व्यक्त करता है जो एक विस्मयवाचक वाक्य है, ठीक है। तो यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक या आज्ञावाचक। तो इसमें आज्ञा दी गई है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचा दो। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। यह वाक्य है आज्ञावाचक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मय आदि बोधक। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। इसमें ऑप्शन सी ठीक होगा। तो देखिए समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, जैसे और, किंतु, परंतु, लेकिन, ठीक है। ये क्या करते हैं दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है समुच्चय बोधक वो वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रम में हो जाता है दिक्कत, तो इसको आप इग्नोर करें। समुच्चय बोधक वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। देखिए चारों वाक्य आप पढ़ लीजिए, इसमें से आपको बताना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो मैं चारों वाक्य नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको सही वाला वाक्य बताऊंगा। तो इसमें जो होगा वो होगा ऑप्शन सी नारायण धनी है परंतु कंजूस है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ये क्यों है संयुक्त वाक्य इसको हम समझ लेते हैं। जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य आपस में और, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए जैसे समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जोड़े जाते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो आप देखिए इसमें दो स्वतंत्र वाक्य परंतु जो शब्द है उसके द्वारा जोड़े गए हैं, तो इसलिए यह होगा संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसी तरह का एक प्रश्न और आ गया है, तो इसमें आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए और शब्द आ रहा है दूसरे वाले वाक्य में, उसने खाना खाया और सो गया। तो जिसमें दो वाक्य सो गया और उसने खाना खाया और के द्वारा जोड़े गए हैं, यानी कि समुच्चय बोधक शब्द और के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये वाक्य क्या होगा संयुक्त वाक्य होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। अब देखिए अब उन्होंने मिश्र वाक्य पूछा है, चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन है चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो देखिए इसमें जो है जो ऑप्शन सी है वो सही होगा, सेठ जानता है कि ईमानदार है। अब देखिए इसमें भी दो वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, की के द्वारा, ठीक है।
लेकिन इसमें जो है वो शब्द नहीं आए जो मैंने आपको पहले बताए थे, और, लेकिन, किंतु, परंतु, वो वाले शब्द, ठीक है, यानी कि समुच्चय बोधक शब्द। एक और चीज है इसमें पहचानने की, क्या कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, ठीक है, दोनों वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। जैसे सेठ जानता है, वो किस पर निर्भर है? नौकर ईमानदार है। अगर हम ये कह दें कि सेठ जानता है तो ये वाक्य अधूरा रह जाएगा कि सेठ क्या जानता है। जो पहले वाक्य का जवाब है वो दूसरे वाक्य में है, तो इस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं मिश्र वाक्य। यहां पर ऑप्शन सी ठीक होगा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये एक मिश्र वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूफी संतों की शैली है। तो देखिए सूफी संतों की शैली कैसी है? गजल, मसनवी, तुजरमा या मरसिया? तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 वाला जो है सही होगा, मसनवी, ठीक है। सूफी संतों की शैली है मसनवी। मसनवी शैली क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह एक काव्य शैली है जिसमें सूफी संतों ने प्रेम कहानियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, ठीक है। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सूफी संतों की शैली है मसनवी। ये कैसी है? ये काव्य शैली है। और क्या विशेषता है इसकी? यह ईश्वर के प्रति कवियों के प्रेम को दर्शाती है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंकज में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिग्गु, बहुब्री या द्वंद्व? तो देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पंकज में बहुब्री समास है। देखिए बहुब्री समास कब होता है? बहुब्री समास वहां होता है जब दो अलग अलग शब्दांशों से मिलकर एक शब्द बनता है और उस बनने वाले जो शब्द का अलग ही मतलब निकलता है, उन दोनों से बिल्कुल अलग, ठीक है, तो वहां पर होता है बहुब्री समास। देखिए जैसे यहां पर पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी कि कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये इसका अर्थ होता है वास्तव में अगर देखा जाए। लेकिन ये इशारा करता है कमल की ओर। किसकी ओर इशारा करता है? कमल की ओर। यानी कि पंक यानी कीचड़, जैसा मतलब जन्म लेने वाला, तो इन दोनों से बिल्कुल अलग अर्थ रखता है कमल। इसके और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसका एक उदाहरण होता है नीलकंठ, यानी कि नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स गला, यानी कि जिनका गला नीला है, तो ये इशारा करता है भगवान शिव की तरफ, ठीक है, बिल्कुल अलग अर्थ हो गया इसका। इसी तरह से है गजानन। गजानन का अर्थ होता है जिसका सिर हाथी जैसा हो। ऐसे हैं भगवान गणेश, ठीक है, भगवान गणेश की तरफ इशारा करता है, तो वहां पर भी एक अलग अर्थ निकल के आया है। इसी तरह से है चतुर्भुज। चतुर्भुज का अर्थ होता है चार भुजाएं वाले, जिनकी चार भुजाएं हैं, तो यह इशारा करता है भगवान विष्णु की ओर, ठीक है। तो चतुर्भुज में भी बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। मुझे लग रहा आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयोग वाहक कहा जाता है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। आयोग वाहक कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, यानी कि अंग और अह को। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक और अजगरही लगी एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस कौन सा है, ये उन्होंने पूछा है। तो देखिए इन पंक्तियों में भयानक रस है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पथिक एक ओर अजगर और दूसरी ओर शेर के बीच फंस गया है, जिससे उसके मन में भय उत्पन्न होता है और वह मूर्छित हो जाता है। तो इसमें कौन सा रस है? भयानक रस। पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक पंक्ति बता देता हूं, ठीक है। मैं भी नहीं भी ऐसे ही याद करे थे जब मैं कक्षा 10 में था, और जब से लेकर मुझे आज तक भी ये याद है, ठीक है। मुझे दोबारा कभी भी इन्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है। आप इतना याद कर लीजिए, ठीक है, इसी से क्लियर हो जाएंगे। जैसे कर्ता अगर ने आ जाए जहां पर, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्ता। जहां पर को आ जाए तो वहां समझ लीजिए कर्म कारक होगा। यहां पर से आ रहा है, ठीक है, से किसके लिए? से आ रहा है यहां पर साधन के रूप में प्रयोग करने के लिए, ठीक है। जैसे सब्जी को चाकू से काटते हैं, यहां पर जो से शब्द आ रहा है वो साधन के लिए प्रयोग करने के लिए आ रहा है, ठीक है, चाकू से। अगर ये से अलग होने के लिए आता, जैसे मैं बस से उतरा, पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने के लिए, तो वहां पर होता अपादान कारक, ठीक है। लेकिन अगर साधन के रूप में प्रयोग हो, जैसे मैं बस से स्कूल गया, यहां पर जो से है वो साधन के लिए साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसने नहाकर भोजन किया, निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? इस वाक्य में नहाकर, नहाकर के बारे में उन्होंने पूछा है कि किस क्रिया का उदाहरण है। तो द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया?
इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए क्यों? क्योंकि जो नहाने का काम है वो पहले ही पूर्ण हो चुका है भोजन करने से पहले, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भक्त नकार हैं। तो देखिए विष्णुदास, केशवदास, सुंदरदास या नाभादास। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, भक्त माल के रचनाकार हैं नाभादास। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, या खेतों में लंबे लंबे घास उगाए। ठीक है, अब देखिए जो नीचे के 3 वाक्य हैं वो सही नहीं है। जैसे परशुराम के क्रोधाग्नि, तो परशुराम की होनी चाहिए थी क्रोधाग्नि। ठीक है, तो ये सही होता। इसी तरह से है वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर नहीं वृक्ष पर। ठीक है, वृक्ष पर एक कोयल बैठी है और वो कूक रही है। और तीसरे वाले में है खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। ठीक है, तो घास उगाई है इस तरह से होना चाहिए था। तो ये तीनों ही वाक्य नीचे वाले गलत हैं, ऊपर वाला वाक्य सही है, यानी कि पहला वाला वाक्य सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, जड़ संधि या दीर्घ संधि। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो दीर्घ संधि होगा, क्योंकि इसमें इसका अगर आप संधि विच्छेद करोगे विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या का जो आ है और अर्थी का जो अ है, ठीक है, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? आ बना देंगे, और इसलिए यहां पर दीर्घ संधि होगी। कैसे? जैसे विद्या प्लस, मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं इसको। ये विद्या है, इसका ये वाला जो आ है, ठीक है, प्लस अर्थी, और अर्थी में जो ये जो अ है, ये दोनों मिलेंगे और क्या बना देंगे? ये आ बना देंगे, आ इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें होगी दीर्घ संधि। ठीक है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कानन का पर्यायवाची शब्द है वन, विहिप, इनमें से कोई नहीं, या पुष्प। तो देखिए कानन का अर्थ होता है वन या जंगल। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, मैं आपको सीधे सीधे उत्तर बताऊंगा इसका। पहला वाला इसमें जो आंसर है वो सही होगा, पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना कहलाता है वाक्य विग्रह। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ठीक है, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। तो आप इसमें चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, मैं आपको उसका सही उत्तर बताऊंगा। इसमें अलंकार उन्होंने पूछा है, तो इसमें होगा विभावना अलंकार। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, और यूपी टेट में भी अक्सर पूछा जाता है। देखिए विभावना अलंकार कहाँ पर होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जहां कहीं पर भी बिना कारण के ही कोई कार्य होना पाया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? विभावना अलंकार। जैसे यहाँ पर बिना पैरों के चलना, और बिना कान के सुनना, और बिना हाथ के कार्य करना दर्शाया गया है। ठीक है, तो यानी कि बिना वजह ही कोई काम हो रहा है, तो इस यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आप 100% यूपी टेट परीक्षा में सफल होंगे, ये हमारा दावा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।